इस चैप्टर में ट्विस्ट है, ड्रामा है, सब कुछ है। अलग अलग सीरीज बच्चों को फ्री में यूट्यूब पे, मतलब हर एक बच्चे के लिए ओपन है। एसिड बेस की थ्योरी यहीं पर समाप्त होती है। अब आते हैं इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन पे, एंड दैट इज नोन एज पीएच कैलकुलेशन। ये चैप्टर इंडिकेट कर रहा है कि भैया हम तुम्हारे लिए वीक के लिए ही होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस के लिए नहीं होता है। वाटर के अंदर उसका जनरल फॉर्मूला ऐसे बता दिया। चैप्टर के सागर में गोता लगाइए, पक्का सिलेक्शन लेके जाएंगे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया आप सभी का आज के माइंड मैप में स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट माइंड मैप में जो केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम फिनिश किया था, उसी का अगला बड़ा भाई जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में ट्विस्ट है, ड्रामा है, सब कुछ है। क्या मिलने वाला है इस चैप्टर में? पहले थ्योरी होगी, फिर धीरे धीरे पीएच निकालेंगे, छोटे छोटे चीज़ों का, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, उसके अंदर केसेस करेंगे, फिर धीरे से वीक एसिड आएगा। ये चैप्टर वीक लोगों का चैप्टर है। मतलब सर ये वीक एसिड, वीक बेस का चैप्टर है। ये उन लोगों को बहुत परेशान करता है जो फॉर्मूलाज नहीं लिखते हैं। अगर आप फॉर्मूलाज लिख रहे हो, साथ में शॉर्ट नोट्स बना रहे हो या इस नोट्स को सेव कर रहे हो, तो समझ जाओ ये चैप्टर आपका कभी भी वीक नहीं होगा। सच्चाई यही है। इस चैप्टर में हम पढ़ते वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन ये उन लोगों के लिए वीक नहीं होता जो बार बार रिपीटिशन करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो इस वीडियो को सेव रखिएगा टिल योर एग्जाम। तब तक आपको बार बार ये सारी लेक्चर्स सारे के सारे, इसी के साथ 11th क्लास का फिजिकल पोर्शन भी हम लोग माइंड मैप सीरीज में फिनिश कर लेंगे। तो भैया देखो, चुटकी बजाते टाइम, चुटकी बजाते बजाते सिलेबस भी धीरे धीरे एंड होने लग रहा है। 11th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री अब एंड होने वाला है, फिर हम मिलेंगे 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री में। लेकिन क्या आप इस वीडियो के एंड तक आते आते ये बता सकते हैं कि सर हमने आज आपके साथ पूरी 11th की फिजिकल केमिस्ट्री माइंड मैप सीरीज की पूरी फिनिश कर ली है? आप जिस दिन भी ये फिनिश करें, कमेंट सेक्शन आपका है, बता सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसी बहाने अपनी अटेंडेंस लगाते रहे, आप इसी बहाने बताते रहें कि भैया मैंने सर कितने चैप्टर्स कितने दिन में किया, कब रिवाइज किया। ये बेटा बहुत अच्छी सीरीज है ये, मतलब थैंक्स टू पीडब्ल्यू, थैंक्स टू अलग सर जिन्होंने ये सीरीज इस तरह की और अलग अलग सीरीज बच्चों को फ्री में यूट्यूब पे, मतलब हर एक बच्चे के लिए ओपन है। तो यार इस सीरीज का फायदा उठाओ। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें जब ऐसी मिल जाती लगता है कि नहीं यार इसका क्या फायदा है। मैं गारंटी देता हूं बेटा इस पूरे सीरीज में सब कुछ कवर हो रहा है, सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। अगले साल जब आप नीट एग्जाम दोगे ना, आके चेक कर लेना, यहां पर सब कुछ हो चुका होगा। एक्सेप्ट आपको मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज्यादा रिवीजन चाहिए, वो आप बार बार वीडियोस को देखिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जांपल्स कीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कीजिए, पीवाईक्यूज कीजिए। बस इस लेक्चर को देखने के बाद सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते, देखते हैं आज हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और ये कहानी होने क्या वाली है। हम बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत प्यारा सा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि बड़ा प्यार से बोलेगा, एसिड बेस थ्योरी शुरू करेंगे सर, एसिड और बेस के बारे में बात करेगा। एसिड बेस की थ्योरी होगी कि कितने टाइप के एसिड, कितने टाइप का बेस। हम फिर पीएच कैलकुलेशन करेंगे, हम पीएच कैलकुलेशंस करने वाले हैं। पीएच कैलकुलेशंस करेंगे कितने टाइप के पानी, जो पानी ऐसे ही पी जाते हैं, वो पानी जिसके ऊपर हनी सिंह ऐसे ही गाना बना देते हैं, ब्लू है पानी पानी, उस पानी के बारे में आज सब कुछ जानेंगे। वो पानी पीने से पहले एक बार सोचेंगे कि क्या इस पानी का पीएच क्या होता है। जो पानी हम लोग न्यूट्रल मानते हैं उसके अंदर भी कैसे कैसे कैरेक्टर आते हैं, वो सब कुछ जानेंगे पीएच कैलकुलेशन में। फिर हमें देखने को क्या मिलने वाला है सर, वीक एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। वीक एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे सर। ये यहां पर बफर सॉल्यूशन होगा। पहले तो इनके पीएच होगा, इनका पीएच होगा, फिर कॉमन आयन इफेक्ट होगा, फिर हम लोग देखने वाले हैं कॉमन आयन इफेक्ट के बाद बफर देखेंगे वीक एसिड वीक बेस के अंदर। फिर हम लोग इसके अंदर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी करेंगे। ये अपने पास देख लो, यहां तक तो इक्विलिब्रियम होता भी नहीं, बस
ट्रैप है, यहां तक तो इक्विलिब्रियम है भी नहीं, इक्विलिब्रियम तो यहां वीक के केस में आता है। और फिर अगर हम बात करें तो यहां पर हम लोग लास्ट में देखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ये देख के हम लोग फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। ये चैप्टर हम लोग आज के आज इसी टाइम पे फिनिश करने के लिए तैयार हो जाइए, पक्का। तो एकदम हेडफोन लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, या जहां भी पढ़ रहे हैं अपने सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कीजिए और इस चैप्टर में आके एकदम चैप्टर के सागर में गोता लगाइए, पक्का सिलेक्शन लेके जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते, एकदम तैयार हो, चलो आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम अगेन इक्विलिब्रियम का ही पोर्शन है, तो उसी पोर्शन को कंटिन्यू करते हैं, पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। किसके लिए पॉसिबल होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, किसके लिए पॉसिबल है सर? रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल है। क्लोज कंटेनर होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, क्लोज्ड वेसल होना चाहिए। यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम वो सारी बातें करेगा जो पिछली क्लास में इक्विलिब्रियम ने किया, जो पिछली क्लास में फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम ने किया हुआ है। आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग देखेंगे। यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन कौन देता है, तो ये किसके लिए वैलिड होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ही देते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ही देते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जिनके अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अल्फा इरिवर्सिबल, देखो याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देखना अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? जो क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी। सर इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के? सर इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं? तो सर एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ? जिसकी रिएक्शन, जैसे ही मैंने बोला स्ट्रॉन्ग, समझ जाना इस चैप्टर में सर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे टूट जाएगा H+A-। सर ये कौन सा रिएक्शन होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में? इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। सर इसका अल्फा 1 होगा या फिर हम बोल दें 100% होगा, अल्फा 1 होगा या फिर 100% होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे देखते। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है सर? यहां पर देखेंगे तो ये ऐसे टूटेगा। वीक वाला बंदा सोचता है कि टूटू की ना टूटू, ठीक है सर। ये देखना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन बनाएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन बनाएगा। और सर यहां पर अल्फा लेस देन 1 या फिर अल्फा लेस देन 100% होने वाला है। सर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे सिलेबस में कौन कौन से? तो हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोलाइट देने वाले लोग कौन कौन से? आयंस बनाने के लिए हमारे सिलेबस में एसिड्स आएंगे, बेसेस आएंगे और सॉल्ट आएंगे। एसिड्स आएंगे, बेसेस आएंगे या फिर सॉल्ट्स आएंगे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट यही इलेक्ट्रोलाइट जनरेट करेंगे। सर इरिवर्सिबल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कभी कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा, नो इक्विलिब्रियम। लेकिन यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयनिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होगा? पॉसिबल हो जाएगा, पक्का। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल दोगे, श्योर हो? अच्छा, अब आयनिक इक्विलिब्रियम किसके बारे में बात कर रहा है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। एसिड कैसे डिफाइन करते हो भैया? एसिड कैसे डिफाइन करते हो और बेस कैसे डिफाइन करते हो? आ जाओ, एसिड बेस की थ्योरी देख लो, एसिड बेस की थ्योरी देख लो। एसिड्स और बेसिस को कैसे डिफाइन करते थे सर? 9-10 से स्टार्ट किया था। एसिड का मतलब जो क्या दे दे, ध्यान सुनिएगा, गिव्स H+ आयन जब वो पानी में जाता है। सर जब वो वाटर में जाता है H+ दे दे। सर बेस किसको बोलते थे? जो क्या दे दे? OH- आयन दे दे, OH- आयन दे दे। किस में? पानी के अंदर OH- आयन दे दे। सर गिव्स OH- आयन इन वाटर। फिर अगर एसिड के बारे में बात करें तो ये क्या होगा? खट्टा इन टेस्ट होगा। सर खाने पीने में देखोगे खट्टा होगा। ये क्या होगा? कड़वा होगा, बिटर इन टेस्ट होगा। ये क्या होगा? बिटर इन टेस्ट होगा। अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि भैया एसिड क्या है, तो सर एसिड क्या करता है? सर ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करता है? सर ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड हो जाता है, ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड हो जाता है। और अगर इसकी बात करूं तो यहां पर रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू हो जाता है। क्या रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू हो जाता है? रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू, ये हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू। सर ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड, रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू। ये तो 9th-10th में जानते थे। सर अब आइए यहां पर सुनिएगा,
ये चीज, ये देखिएगा यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पहला कॉन्सेप्ट आपको बोला गया, अब आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट होता है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट या आर्हेनियस थ्योरी बोल देते हैं। अब देखना, अगर आपसे कोई बोल दे, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं बोलूं कि एसिड क्या होता है सर, एसिड, अगर मैं बोलूं कि एसिड का पीएच लेस देन 7, सर बेस का पीएच ग्रेटर देन 7, बेस का पीएच ग्रेटर देन 7, अगर मैं बोल देता हूं, ध्यान सुनना, पीएच लेस देन 7, पीएच ग्रेटर देन 7, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि सर एसिड क्या होता है जो गिव्स H प्लस आयन, H प्लस आयन इन एनी मीडियम, ध्यान सुनिएगा, कहीं भी H प्लस आयन कहीं भी दे, H प्लस को क्या बोल देते हैं? प्रोटॉन डोनर बोल देते हैं। ये एक बात बताओ, ये सिर्फ पानी में, ये कहां पर? किसी मीडियम में। सर ये देखिएगा यहां पर, ये क्या करे? एक्सेप्ट, बेस किसको बोलते हैं? जो H प्लस एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट H प्लस फ्रॉम इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में H प्लस एक्सेप्ट कर ले, उसी को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाएगा? जो हमारा प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा बेस कहलाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी, ध्यान सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो आप, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन अगर आप एक्सेप्ट करते हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, तो आप लुईस एसिड कहलाओगे। और अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनर हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनर हो तो आप क्या कहलाओगे? लुईस बेस कहलाओगे, लुईस बेस कहलाओगे। ये देखना सर, ये देखो, ये जो लिमिटेशन पीएच लेस देन 7 और पीएच ग्रेटर देन 7, पता है कब वैलिड होता है? पता है कब वैलिड होता है? एट रूम टेम्परेचर। ये जो हम लोग पढ़ते हैं, याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर पे होगा। कोई बोले सर ये वाला डेफिनेशन कब वैलिड होगा? एसिड और बेस का, तो याद रखना इसके कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है। और अगर कोई बोले ये कौन सा है, तो ये आपको केमिकल बॉन्डिंग से सिखाया जाता है, दैट इज नोन एज लुईस कॉन्सेप्ट। ये कौन सा थ्योरी है? लुईस कॉन्सेप्ट थ्योरी। एसिड बेस की बेसिक डेफिनेशन कि एसिड बेस देख लो कितने तरीके से हमने डिफाइन कर दिया, 6-7 तरीके से डिफाइन कर दिया, 6-7 तरीके से डिफाइन कर दिया। ध्यान से देख लीजिए, 6-7 तरीके से डिफाइन कर दिया। यहीं पर जब एसिड बेस को डिफाइन कर रहे, तो मैं यहां पर 1-2 लाइन लिखना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। all arrhenius acids are, all arrhenius acids are, जितने भी arrhenius के acids हैं, they are Bronsted acid, they are Bronsted acid। ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं। ऑल ब्रोंस्टेड बेसेस आर, ऑल ब्रोंस्टेड बेसेस आर लुईस बेसिस, ऑल ब्रोंस्टेड बेसेस आर लुईस बेसिस। ये देख लेना, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये अपने को ट्रू स्टेटमेंट्स लिखे जा रहे हैं कि इसको देख लो। यहां पर H प्लस किसी पानी में और किसी मीडियम में, ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा इसमें फिट हो जाएगा। यहां H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो ये इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये देख लो। अच्छा, अब आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड और उसमें लुईस थ्योरी में अपने पास एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट कौन कौन से अच्छे हैं। जैसे आर्हेनियस ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जो पानी है ना, उसमें H प्लस जो है जरूरी नहीं कि H प्लस सर H प्लस के फॉर्म में रहे, वो वाटर के साथ चिपक जाएगा और क्या बना देगा? H3O प्लस। सर वो और भी वाटर के साथ चिपक सकता है, क्या बना देगा? H5O2 प्लस। और भी पानी के साथ चिपक जाएगा, देखो फॉर्मूले में बस जोड़ते चलो, H7O3 प्लस। उन्होंने बोला कि जो पानी है ये एग्जिस्ट करता है, ध्यान सुनना, एग्जिस्ट करता है। सर ये देखिएगा, ऑक्सीजन का अगर N है तो ये 2N+1 से एग्जिस्ट करता है। पानी कैसे एग्जिस्ट करेगा? H प्लस कैसे एग्जिस्ट करेगा? वाटर के अंदर। उसका जनरल फॉर्मूला ऐसे बता दिया। आर्हेनियस ने ये बात बोल दी कि भैया ऐसा होता है। फिर किसी ने बोला कि सर OH- कैसे एग्जिस्ट करता होगा? उन्होंने बोला लो OH- को भी करके देख लो। हाइड्रोक्साइड आयन देखना पानी में कैसे एग्जिस्ट करता है। सर हाइड्रोक्साइड आयन कैसे एग्जिस्ट करता है? H3O2-, यहां पर वाटर जोड़ दो H5O3-, यहां पर वाटर जोड़ दो H7O4-। ये देख लो। सर अगर मैं OH- की बात करूं तो ये कैसा एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट एज H2N-1
ON माइनस ऐसे एग्जिस्ट करेगा क्या? ऐसे एग्जिस्ट करेगा क्या? बस बना दो सर। H3O प्लस और OH माइनस कैसे एग्जिस्ट करते हैं? कहीं OH माइनस के बदले ये दे दिया हो, सॉरी OH माइनस के बदले ये दिया हो, कोई टेंशन नहीं। H प्लस लिखा हो उसके बदले ये लिखा हो, ये लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट कर सकते। किसने बोला? आर्हेनियस ने। फिर ब्रोंस्टेड ने क्या बोला? ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं कि कोई भी एसिड अगर H प्लस दे देता है, अगर कोई एसिड H प्लस दे देता है तो जो भी पोर्शन उसको बचे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉन्जुगेट बेस बोल देते हैं। एसिड अगर H प्लस दे देगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसका बचे हुए पोर्शन को कॉन्जुगेट बेस। अगर बेस अगर H प्लस ले लेगा, अगर बेस H प्लस ले लेगा तो क्या बना देगा? कॉन्जुगेट एसिड बना देगा। बेस अगर H प्लस ले लेगा तो क्या बना देगा? कॉन्जुगेट एसिड बना देगा। तो ये ध्यान रखना। एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस वाटर इज व्हाट? वाटर को क्या बोला था आर्हेनियस ने कि सर वाटर न्यूट्रल होता है। वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। बिकॉज ऑफ ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी हम लोगों को एक चीज पता चली कि पानी कैसा होता है? पानी एम्फोटेरिक होता है। मतलब वाटर क्या करता है? देखो वाटर एसिड एज वेल एज बेस की तरह दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ये बात किसने बोली? ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी से प्रूफ होती है। कैसे? अगर पानी एसिड है, अगर पानी एसिड है तो देख लो पानी H प्लस देने के बाद उसका क्या बन जाएगा? कंजुगेट बेस। और अगर पानी बेस है तो बेस H प्लस लेने के बाद क्या बना देगा? कंजुगेट एसिड। तो ये देख लो वाटर का, वाटर के साथ ऐसे निकाल सकते H3O प्लस OH माइनस कर सकते हो, H3O प्लस OH माइनस निकाल सकते हो, वाटर प्लस वाटर हो जाएगा। श्योर हो? तो एसिड H प्लस प्लस कंजुगेट बेस, बेस H प्लस प्लस कंजुगेट एसिड निकाल सकते हो। ये छोटी छोटी बातें हो जाएंगी। वाटर के बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं। श्योर है? डन। तो ये हम लोगों के पास पानी का ब्रोंस्टेड लॉरी ने बनाया। अरे एक चीज और, जितना वीक एसिड होगा, वीक एसिड एसिड्स हैव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड have weak conjugate, strong acids have weak conjugate base। ये देख लो weak conjugate base, तो ये strong acid है weak conjugate base। ये देख लो हो जाएगा। श्योर हो? डन। ये सेम चीज जो हमने उसके लिए पढ़ी वहीं पर अपने पास सब कुछ बोल सकते हैं। तो यहां पर एसिड बेस की थ्योरी समाप्त होती है। एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन, आर्हेनियस लुईस एसिड बनना है। अब ध्यान सुनना, अगर लुईस एसिड के लिए कोई कंडीशन पूछे, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हो सकता है? सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के लिए कंडीशन होना चाहिए क्या? सर एक तो वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, एक वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, एंड सर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। लुईस बेस की बात करेंगे तो लुईस बेस के बारे में क्या बोल सकते हैं आप? लुईस बेस में क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए। और यहां पर देखोगे तो सर यहां पर क्या होना चाहिए? कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट विथ ऑक्टेट विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर, खाली बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन चाहिए। एसिड बेस की थ्योरी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, अब हम आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं एसिड बेस की जब थ्योरी करते हैं तो हमें आगे क्या मिलता है। सबसे पहले वीक वाले बच्चों को एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि बेटा आपने एक अल्फा पढ़ा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आइए उसको फिर से याद करते हैं। एक चचा मिलेंगे जिनका नाम था ओस्टवाल्ड। उन्होंने एक डाइल्यूशन लॉ दिया, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ दिया। उन्होंने एक बात बोली कि बेटा अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए होता है? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सर किसके लिए होता है? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये किसके लिए होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। इन्होंने एक बात बोली कि जितना कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट उतना बढ़ता जाएगा। लोगों का दिमाग चकरा गया, बोले भाई साहब ये कैसे? बोल रहे हैं कि जितना कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे, जितना डाइल्यूट करोगे, उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ जाता है। लोगों ने बोला ये कैसे? कंसंट्रेशन कम? ये देखो उन्होंने प्रूफ किया, बोला कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, ये देखिएगा A प्लस और B माइनस। ये प्रूफ अब बार बार आएगा। सर 0 0, सर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर हम क्या मान लेंगे? सर एक अल्फा, एक मोल से अल्फा, सी मोल से सी अल्फा, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में किया हुआ है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? सी अल्फा इंटू सी अल्फा, 1 माइनस अल्फा कैंसिल आउट,
क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम आना नहीं। इक्विलिब्रियम किसके लिए आता है, वीक के लिए आता है, क्योंकि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाता है। स्ट्रॉन्ग वाला बंदा सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल देंगे। किसने बोला कि सर अब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ देखना क्या बोलता है। अगर अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया कि अल्फा बहुत कम होगा। अगर अल्फा बहुत कम है तो उस केस में हम क्या ले लेते हैं, 1 माइनस अल्फा को कितना ले लिया जाता है, 1, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू देख लो, इक्विलिब्रियम बाई सी। अब तुम प्रूफ कर सकते हो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन कम करेंगे अल्फा की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, उतनी ज्यादा अल्फा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा जो होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा, मतलब अल्फा के कोई फैक्टर्स पूछ दे तो अल्फा 2-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं ऐसे बता देता हूं सर, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे, अल्फा इंक्रीज करेगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिन लोगों को नहीं आता बेटा फिजिक्स में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, जैसे पानी के केस में बोला जाता है, जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि वीक फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर अल्फा डिपेंड करेगा कि भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ऐसे अल्फा होता है। ये मेरा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हो जाएगा, पक्का ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हो जाएगा। अच्छा कोई बोले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, भैया तो स्ट्रॉन्ग के लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर कोई पूछ दे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बताओ, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू 100% या फिर सर क्या बोल देते हैं 1 हो जाता है। अल्फा फ्रैक्शन में अगर अल्फा परसेंटेज में दिया है तो अल्फा परसेंटेज इज नथिंग, अल्फा फ्रैक्शन इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। सर हमेशा ऑलवेज फॉर न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल्स फॉर न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स लिखे जा रहे हैं वहां पर अल्फा कैसा यूज करेंगे, अल्फा इज यूज्ड इन फ्रैक्शन। ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने पिछली क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में, इस सीरीज के अंदर आप पिछली क्लास में देखेंगे अल्फा के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे। मैं बस याद दिला देता हूं, अल्फा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स टोटल मोल्स टेकन, ये लिया था। या फिर अल्फा का वैल्यू हमने और भी निकाला था, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास n-1 इंटू m0, ये लिखा था। या फिर d-d अपॉन वेपर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में भी हमने ये बात लिख दी थी। हो जाएगा, अल्फा ही अल्फा हो गया। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। अब हमने एसिड बेस की थ्योरी पढ़ ली, अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन पढ़ लिया। अब आते हैं इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन पे, एंड दैट इज नोन एज पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन बेटा, पीएच कैलकुलेशन से पहले मैं कह रहा हूं पावर ऑफ एक्स, एक जनरल फॉर्मूला बताता हूं। आप पीएच वेच सब भूल जाइए, आप बस इतना जान जाइए, पावर ऑफ एक्स इज नथिंग माइनस लॉग एक्स को, अगर आपने एक्स माइनस लॉग एक्स को ऐसे लिख देते हैं पावर ऑफ एक्स, इससे हमें लॉग निकालने का और इसके शॉर्टकट्स भी याद रखने का तरीका मिल जाएगा। ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो, पी एक्स मतलब माइनस लॉग एक्स, अगर मैं पी एच बोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग एच प्लस हो जाएगा। सर मैं अगर पी ओ एच बोलूंगा तो सीधा सीधा यही फॉर्मूला, अब आप सब जगह चिपकाते रहो। अगर मैं यहां पर पी के डब्ल्यू बोलूंगा माइनस लॉग के डब्ल्यू हो जाएगा। अगर मैं पी के ए बोलूंगा माइनस लॉग के हो जाएगा। सर मैं पी के बी बोलूंगा, सब एक ही फॉर्मूले से बनते चले जाएंगे। मैं पी के एच बोलूंगा माइनस लॉग के एच हो जाएगा। ऐसे करके चलते चले जाओ, जितना देखना है देखते चले जाओ। ये पावर ऑफ एक्स ऐसे निकाल सकते हैं। इन्हीं में से एक चीज आती है दैट इज नोन एज, इसका एक शॉर्टकट भी याद रखिएगा। अगर x की वैल्यू, ध्यान सुनिएगा शॉर्टकट क्या है, इस तरह के लोगों का शॉर्टकट क्या है, यूज करना है भैया। अगर x की वैल्यू, ध्यान से पहला, अगर x की वैल्यू 10 की पावर माइनस a है, ध्यान सुनिएगा, अगर x की वैल्यू 10 की पावर माइनस x है तो px की वैल्यू सीधा सीधा a आ जाता है। ध्यान सुनना, अगर x की वैल्यू 10 की पावर
माइनस ए है तो px की वैल्यू डायरेक्ट ए, या फिर ध्यान सुनना, अगर px की वैल्यू माइनस बी है, सॉरी px की वैल्यू अगर b दिया है और ये इंटीजर है, अगर ये इंटीजर है देन उस केस में x की वैल्यू 10 की पावर माइनस बी, एकदम एक दूसरे के अपोजिट चलते रहेंगे। तीसरी चीज, अगर बोला जाए अगर px की वैल्यू अगर मैं ऐसा दे दूं c और ये फ्रैक्शन में है, c अगर फ्रैक्शन में है देन x की वैल्यू जो होगी वो एंटी लॉग से निकालेंगे, एंटी लॉग माइनस सी करके निकाला जाएगा। और फोर्थ वन देखो, पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट, ये फोर्थ वन भी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर x की वैल्यू a इंटू 10 की पावर माइनस बी दिया है, ध्यान सुनिएगा, a इंटू 10 की पावर माइनस बी दिया है, तो भैया चाहे ph निकलवाए चाहे pOH निकलवाए, इनमें से कुछ भी निकलवाए, ये शॉर्टकट सब जगह फॉर्मूला वैलिड होगा। px की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b माइनस लॉग ए। ये शॉर्टकट आप याद रखिएगा भैया, इससे आपका इतना न्यूमेरिकल शॉर्ट होगा, इतना न्यूमेरिकल शॉर्ट कर सकते हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। शॉर्टकट x, इसीलिए बोला किसी पे भी लगा सकते हो, किसी पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा। अब pH कैलकुलेट किसका करे, तो सर pH कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं pH कैलकुलेशन शुरू करूं तो pH कैलकुलेशन किसका करूंगा, ध्यान सुनना, pH कैलकुलेशन अगर मैं करने जाऊं सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग एसिड पकड़ता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों पकड़ रहा हूं कि सर इसमें अल्फा क्या होता है 100%, मतलब पूरा का पूरा डिसोसिएट करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूं, मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूं, ध्यान सुनिएगा, तो सर pH कैसे निकलेगा, pH इज नथिंग माइनस लॉग H प्लस। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में ध्यान सुनना, सर स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में H प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर H प्लस की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड के बराबर, या फिर 2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A के बराबर, या फिर 3 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3A के बराबर। ये क्या है सर, इसको कौन सा एसिड बोलते हैं, दिस इज नोन एज मोनोबेसिक एसिड। ये कौन सा एसिड है, मोनोबेसिक एसिड। इस केस में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इसके बराबर। इस केस में देखेंगे तो सर ये कौन सा एसिड है, ये सर डाई बेसिक एसिड है, इस केस में आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा H प्लस के। ये कौन सा है, ट्राई बेसिक एसिड है, तो इस केस में आपको H प्लस ऐसे निकल के आएगा, POH निकाल दीजिए, pH निकाल दीजिए, pH निकाल दीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड में अलग अलग हो सकता है, मोनोबेसिक हो सकता है, डाई बेसिक हो, मतलब एक आदमी एक ही H प्लस देगा तो डायरेक्टली बराबर, एक आदमी 2 H प्लस देगा तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा, एक आदमी 3 देगा तो 3 टाइम्स करना पड़ेगा। अगर मैं बोल दूं कि नहीं भैया एक काम करिए, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो, ध्यान सुनिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस में बहुत गलती होती है, यहां पर एकदम कॉमन सेंस बोलना, अपने आप से रिपीट करना। बार बार हम क्लास में बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्वेश्चन में फाइंड आउट करो pH निकालना है कि POH, क्योंकि बेस के लिए आप कैसा फॉर्मूला, ऑब्वियस है आप OH माइनस आसानी से निकाल सकते हो। बेस क्या देगा सर, एक सिंपल सी बात बताओ, ये कौन सा बेस है, ये देख लो बेस कैसा होगा सर, वो देख लो। ये बेस के केस में आपको क्या निकल के आ सकता है सर, बेस के केस में आपको OH माइनस निकल के आता है, फिर आप क्या निकालते हैं POH। POH की वैल्यू कितनी आती है, माइनस लॉग OH माइनस। और अगर आप pH निकालना चाहते हैं तो 14 माइनस POH करते हैं एट रूम टेम्परेचर। याद रखना, यहां पर इससे कोई पूछे कि भैया तुम कौन हो, तो ये क्या बोलेगा, ट्राई एसिडिक बेस बोलेगा। क्या बोलेगा, ट्राई एसिडिक बेस बोला जाएगा। ये क्या होगा सर, डाई एसिडिक बेस होगा। ये क्या हो जाएगा, डाई एसिडिक बेस हो जाएगा। ये क्या होगा, डाई एसिडिक बेस। और ये क्या होगा सर, मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा, मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा। तो ये देख लो, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ऐसे निकालना है सर, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का pH कैलकुलेशन ऐसे होता है। मजेदार चीज कहां से आती है, मजेदार चीज आती है पानी के साथ। भैया पानी अलग लेवल पे चलता है, पानी इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे सर, इसका ना वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे होता है देखेंगे। पानी को डिसोसिएट करोगे H प्लस और OH माइनस आएगा। यहां पर देखोगे तो यहां पर एक KW दैट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर सर देखोगे कितना आ जाएगा 10 के। ये आयनिक प्रोडक्ट किसके बराबर, H प्लस इंटू OH माइनस। ये देख लेना, H प्लस इंटू OH माइनस ये आयनिक प्रोडक्ट होता है। KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये देखना
अब सर एट रूम टेम्परेचर, याद रखिएगा रूम टेम्परेचर पे सर के डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -14 होती है, 10 की पावर -14 होती है। इसीलिए ध्यान सुनना, अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर रूम टेम्परेचर, अच्छा के डब्ल्यू आ गया तो यहीं से अब कुछ चीजें निकाल देते हैं। ये देखो पीकेडब्ल्यू को देखोगे तो पीएच प्लस पीओएच आ जाएगा, पीकेडब्ल्यू को देखोगे तो पीएच प्लस पीओएच आ जाएगा। अगर कोई पूछे पीएच स्केल का रेंज कितना होता है, पीएच स्केल का रेंज कितना होता है, तो 0 से लेकर पीकेडब्ल्यू तक। सर अगर मैं आपसे बोल दूं कि पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर कितना होता है, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर कितना होता है, दैट इज pKw/2 हो जाता है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि सर केडब्ल्यू सर न्यूट्रल वाटर पीएच प्योर वाटर या फिर न्यूट्रल वाटर की बात की जाए तो वहां पर H प्लस की वैल्यू किसके बराबर होती है, OH माइनस की, और यहां पर हम H प्लस की वैल्यू OH माइनस के बराबर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, KW के। तो प्योर वाटर में ऐसा देख लेंगे। रूम टेम्परेचर पे KW की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि भैया कितना होगा, 10 की पावर -14। सर इसका मतलब अगर रूम टेम्परेचर पे न्यूट्रल वाटर को देखेंगे, रूम टेम्परेचर पे अगर न्यूट्रल वाटर या प्योर वाटर दिख गया तो उसके केस में मुझे बता सकते हो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी या OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, √10 की पावर -14, 7 हो जाएगी। सर यहां पर पीएच देखोगे या पीओएच देखोगे, दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। पीएच स्केल का रेंज देखोगे, पीएच स्केल का रेंज देखोगे कितना आ जाएगा, 0 से लेकर 14 तक। क्यों, क्योंकि पीकेडब्ल्यू कितना है, पीकेडब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 14। मतलब पीएच प्लस पीओएच, जब कोई टेम्परेचर नहीं दिया है तो हम रूम टेम्परेचर लेके चलते हैं, हम रूम टेम्परेचर लेके चलते हैं। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैसे पता चल रहा है, वाटर की मोलरिटी देखोगे ना भाई साहब, अगर पानी की मोलरिटी देखोगे तो वाटर की मोलरिटी देखोगे तो वाटर की मोलरिटी क्या है सर, एक लीटर में इसके कितने मोल्स होते हैं, 55.55 m। सर देख लो 1 लीटर में इसके कितने हैं, 10 की पावर -7, इसके 10 की पावर -7। अगर कोई बोल दे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बताइए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बताइए, तो क्या करेंगे सर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना होगा, 10 की पावर -14 डिवाइड बाई 55.55। कोई बोले अल्फा ऑफ वाटर बताइए, फॉर वाटर का डिसोसिएशन अल्फा कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, 10 की पावर -7 डिवाइड बाय 55.55। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहां से हेंस प्रूव्ड कि वाटर क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वाटर के केस में एक बात और बोली जाती है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, KW की वैल्यू बढ़ जाएगी। सर आपका पीकेडब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पीएच स्केल का रेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पीएच स्केल का रेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब पानी न्यूट्रल रहेगा लेकिन उसका पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखिएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पानी देख लो, पानी का देख लो, पानी के केस में ऐसे जीते हैं, पानी के केस में ऐसे जिया जाता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे हो जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, पानी हो गया, तो आइए कुछ चीजों को और जानते हैं। जैसे जैसे क्या होता है, अगर मैं बोल दूं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 1 m, इसके केस में H प्लस की वैल्यू 1 m, पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, माइनस लॉग H प्लस 0। पीएच 0 मतलब क्या है, हाईली एसिडिक। ये क्या है, पीएच 0 मतलब कोई ये मत बोल देना कि सर न्यूट्रल हो गया, हाईली एसिडिक। अगर मैं ऐसा बोल दूं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 1 m, सर ग्रेटर देन 1 m, इस केस में पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। सर ये भी एसिडिक है, ये भी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है।
पीएच निगेटिव का मतलब क्या होता है? पीएच निगेटिव पॉसिबल है, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा पीएच निगेटिव, बट नॉट पीएच स्केल इज, सीधा सीधा लिख देता हूं, पीएच स्केल इज नॉट वैलिड फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये चैप्टर इंडिकेट कर रहा है कि भैया हम तुम्हारे लिए वीक के लिए ही होते हैं, वीक के लिए ही होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस के लिए नहीं होता है। एसिड और बेस कैसा चाहिए? डाइल्यूट चाहिए। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो पीएच देख लो 0 हो गया और पीएच निगेटिव हो गया। निगेटिव पीएच आ रहा है मतलब बहुत ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड आप हैं, पक्का। ये देखिएगा, अगर H प्लस की वैल्यू या OH माइनस, मतलब H प्लस पे समझा रहा हूं तो आप OH माइनस के लिए भी सेम चीजें लेके चलेंगे। अगर मैं एसिड पे कोई डेरिवेशन कर रहा हूं तो आप बेस के लिए भी सेम टाइप का डेरिवेशन लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर H प्लस की वैल्यू क्या बोल दूं कि सर अगर इन बिटवीन कहां से कहां हो, 10 की पावर माइनस से लेकर 6 से लेकर 10 की पावर माइनस 9 के बीच में हो, सर अगर ऐसा है देन हमें उस केस में, ध्यान सुनिएगा, देन वी हैव टू कंसिडर H प्लस फ्रॉम वाटर ऑल्सो ड्यूरिंग पीएच कैलकुलेशन। मतलब उस केस में आपको पीएच कैलकुलेशन करते टाइम आपको वाटर का H प्लस मतलब 10 की पावर -7 को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर H प्लस की वैल्यू किसके बीच में आ रही है? इसके बीच में। अगर इससे ऊपर है, ध्यान सुनना, अगर इससे ऊपर है, अगर H प्लस की वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर -6 m है तो सर देन वी नेग्लेक्ट, तब उस केस में नेग्लेक्ट कर देते हैं H प्लस फ्रॉम वाटर। अगर इससे बड़ा है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर इससे छोटा है, मान लो कोई बोले कि सर और कम हो गया, तो अगर H प्लस की वैल्यू सर किससे कम हो जाए? 10 की पावर -9 से भी कम हो जाए, -9 से भी कम हो जाए, तो उस केस में पानी ज्यादा हो जाएगा और pH इज इक्वल्स टू 7 ड्यू टू वाटर। वाटर के कारण pH कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर H प्लस की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, 10 की पावर -9 से, तो उसके रिस्पेक्ट में पानी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और ये छोटी छोटी बातें आ जाएंगी, पक्का। अब देखना, हम लोग यहां पर अलग अलग पीएच कैलकुलेशन के अलग अलग केसेस कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन। सर अगर कॉन्सेंट्रेट कर दे सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करे चाहे डाइल्यूट करे, जब कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट करेंगे उस केस में एक फॉर्मूला लगता है जो कि हम पढ़ते हैं मोलारिटी के केस में। यहां पर ऑब्वियस है पीएच क्या होगा? चेंज होगा। पीएच क्या होगा? चेंजेस, ठीक है। अगर आप डाइल्यूट करेंगे, ध्यान सुनना, अगर आप डाइल्यूशन करते हैं, मतलब डाइल्यूशन करने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना, कॉन्सेंट्रेशन जितना डिक्रीज करोगे पीएच की वैल्यू उतनी इंक्रीज करेगी, कॉन्सेंट्रेशन जितना कम करोगे पीएच की वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, पीएच की वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। डाइल्यूशन के केस में देख लेना, हो जाएगा, पीएच की वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। इंपॉर्टेंट क्या आता है यहां पर? मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट। मिक्सिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मिक्सिंग में देखिए, मिक्सिंग में इफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर मिक्स्ड, अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स हो रहे हैं, अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स हो रहे हैं तो उस केस में कुछ नहीं करना, उस केस में कुछ नहीं करना। ये देखिए एसिड मिक्स हो रहे हैं तो H प्लस की वैल्यू मिक्सचर में निकाल दो, मतलब इनकी मोलरिटी N1V1 प्लस इनकी नॉर्मेलिटी N2V2 डिवाइडेड बाय सर V1 प्लस V2 ऐसे निकाल दो। सर pH ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा? सर माइनस लॉग H प्लस ऑफ मिक्सचर, क्योंकि ये एसिड एसिड है तो बहुत सिंपल सा है। लेकिन अगर यहीं पर क्या आ जाए, अगर दो बेस आ जाएं, इफ टू बेसेस आर प्रेजेंट, टू बेसेस आर मिक्स्ड, अगर मैं दो बेस मिक्स कर दूं, अगर दो बेस मिक्स कर दूं, उस केस में बेस के मिक्स करने के केस में आपको H प्लस नहीं मिलेगा, OH माइनस मिक्सचर का मिलेगा, एंड दैट इज N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये मिलेगा, यहां से POH मिक्सचर का निकालेंगे एंड देन pH ऑफ मिक्सचर निकालेंगे। अगर एसिड और बेस मिलते हैं टेंशन नहीं, सॉरी देखो, एसिड एसिड मिल रहा है, बेस बेस मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिक्सिंग के अंदर अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया, अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स हो गए तो ध्यान सुनना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस अगर मिक्स्ड हुए,
अगर ये दोनों मिक्स्ड हुए तो उस केस में 3 केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे। देन उसके केस में केस वन अगर दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हैं NaVa इज इक्वल्स टू NbVb, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट आ गया तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या कहलाता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या कहलाता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इस केस में pH की वैल्यू सीधा सीधा 7 ड्यू टू वाटर, क्योंकि ना पानी ना एसिड बचेगा ना बेस बचेगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अगर दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर आ गए तो केस 2 क्या है, तो केस 2 में भैया एक का ज्यादा हो जाए, मतलब मान लो एसिड का ज्यादा हो गया बेस से, तो इस केस में ऑब्वियस है एसिडिक नेचर होगा। इस केस में कोई पूछेगा तो pH विल बी लेस देन 7 होगा। यहां पर H+ की वैल्यू निकल के आएगी। मिक्सचर में कितना होगा सर, एसिड के इक्विवेलेंट माइनस बेस के इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। यहां से फिर pH निकल जाएगा, pH। अगर मैं बोल दूं कि नहीं भैया ऐसा भी तो हो सकता है, केस 3 भी तो आ सकता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके ज्यादा हैं, NbVb के ज्यादा हो गए NaVa के, NaVa से, मतलब ये क्या हो गया, बेसिक नेचर। यहां पर OH माइनस मिक्सचर का आएगा, OH माइनस मिक्सचर का कितना आ जाएगा, NbVb माइनस NaVa डिवाइडेड बाय V मिक्सचर। अगर ऐसा देखोगे इस केस में pH विल बी ग्रेटर देन 7 आएगा, बेसिक मीडियम आएगा। तो देख लो ये सारे के सारे pH कैलकुलेशन के तरीके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वाटर, H+ की कॉन्सेंट्रेशन, जो चीज हम H+ के लिए पढ़ रहे वही सेम चीज OH माइनस के लिए पढ़ेंगे और हमारा आंसर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ऐसा आ जाएगा। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यहां तक अभी तक इक्विलिब्रियम नहीं आया। आपने एसिड बेस पढ़ लिया, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस pH कैलकुलेशन पढ़ लिया, आपको अभी तक इक्विलिब्रियम का नामो निशान नहीं मिलेगा। अब इक्विलिब्रियम चालू करते हैं, अब इक्विलिब्रियम चालू करते हैं। इक्विलिब्रियम में कौन आता है, तो अब देखो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या इक्विलिब्रियम भाई साहब, एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या इक्विलिब्रियम, वीक एसिड और वीक अगर बेस लेते हैं ना तो यहां पर इक्विलिब्रियम आते हैं। कैसे, ये देखना, अगर वीक एसिड लेता हूं, वीक में हम जो पढ़ रहे वो मोनोबेसिक एसिड लेंगे, एक ही ऐसे ले लेते हैं। बाकी आपको अगर डिराइव करना है तो आप इसके लिए डिराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम इज इक्वल्स टू 0 C 0 टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर C माइनस C अल्फा। यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड को हम लोग क्या लिख देंगे, Ka। क्या वैल्यू आ जाएगी, शायद देखो यही आ रहा है, जो स्टॉल डाइल्यूशन लॉ में पढ़ा था वही था। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि अल्फा इज लेस देन 5% या फिर 0.05, तो क्या हम बोल सकते हैं 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। के की वैल्यू कितनी हो गई, C अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, √K/C। देख लो फॉर्मूलाज। सर अब ये फॉर्मूलाज आपको रटने हैं, रट सकते हो, या तो बार बार 2 मिनट लगेंगे डिराइव करके रख लो। कोई बोले कि सर H+ की वैल्यू बताओ, तो H+ की वैल्यू देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, C अल्फा, या फिर अल्फा की वैल्यू पुट करोगे √K इंटू क्या आ जाएगा, C। और अगर pH निकालना है तो या तो माइनस लॉग H+ कर सकते हो, या फिर pH का एक फॉर्मूला 1/2 pKa माइनस लॉग C भी कर सकते हो। तो जैसे मन करे वैसे pH निकाल देना, जैसे मन करे वैसे pH निकाल देना। जो चीज आपने यहां पर करी वही सेम चीज इधर भी करनी है। यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ, कोई बोले सर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कैसे करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+, या फिर हम बोल दें कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर C अल्फा, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √K इंटू C। तो अगर दो एसिड्स को कंपेयर करना है तो देख लेना, हो सकता है C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 √K1 इंटू C1 करते रहो। अगर मैं दो वीक एसिड को मिक्स कर दूं, इफ 2 वीक एसिड्स आर मिक्स्ड, अगर दो वीक एसिड्स को मिक्स करता हूं तो उसके केस में अगर मुझे H+ निकालना है मिक्सचर का, तो उस केस में सीधा सीधा मैं क्या ले लूंगा, देखना एक K1 इंटू C1, जिसका क्योंकि सर ये वीक एसिड्स हैं तो इनका ऑलरेडी डाइल्यूशन काफी कम होता है, मतलब ऑलरेडी H+ की वैल्यू कम होती है। दोनों को क्या करूंगा, pH निकाल सकता हूं। जो चीज आपने एसिड के लिए करी सेम चीज आप बेस के लिए कर सकते, एग्जैक्ट वही चीजें आपको बेस के लिए भी मिल जाएंगी, एग्जैक्ट सेम चीजें। देख लो
अब ये डेरिवेशन करते जाओ, साथ साथ में ये निकालते चले जाओ, C0 0 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। सर यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस लिखेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस को KB बोलते हैं। सेम फॉर्मूला जो यहाँ लिखा गया था। अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% है, लेस देन 5% है या 0.05 है, उस केस में 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर KB की वैल्यू क्या हो जाएगी, C अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर KB की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट KB बाई C, अंडर रूट KB बाई C। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट KB बाई C। अगर मैं OH माइनस की बात करूं तो OH माइनस कितना हो जाएगा, C अल्फा या फिर अंडर रूट KB इंटू C। pH की बात करूं, POH की, तो POH निकल के आएगा, यहां पर बेस है तो OH माइनस निकल के आएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1/2 PKB माइनस log C। जो वहां पड़ा है Ka के बदले KB, यहां पर Ka के बदले H प्लस के बदले OH माइनस, PH के बदले OH POH, एसिडिक स्ट्रेंथ के बदले यहां पर क्या लिख दूंगा, बेसिक स्ट्रेंथ लिख दूंगा। बेसिक स्ट्रेंथ किसके बराबर, सर देख लो। अब ये सारे फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूला, ये चैप्टर इसीलिए इतना आसान है, इसीलिए इतना आसान है कि सर ये ना डायरेक्ट फॉर्मूले से पूछा जाता है। KB इंटू C, अगर बेसिक स्ट्रेंथ, अगर 2 वीक बेसिस मिक्स किए जा रहे हैं, अगर 2 वीक बेसिस मिक्स किए जा रहे हैं, तो उस केस में याद रखिएगा कुछ नहीं करना, आपको OH माइनस निकालना है। OH माइनस मिक्सचर का निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट KB1 इंटू C1 प्लस KB2 इंटू C2 हो जाएगा। ये हो जाएगा तो ये देख लो, OH माइनस मिक्सचर का ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, हो जाएगा। अब वीक एसिड वीक बेस में ये कॉन्सेप्ट आते हैं, वीक एसिड वीक बेस में कुछ और भी कॉन्सेप्ट क्या क्या है। अगर कोई वीक एसिड है, ध्यान सुनना, अगर कोई वीक एसिड है तो वीक एसिड, ध्यान सुनिएगा, वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस, मतलब वीक एसिड उसका क्या होगा, K होगा, और उसका कंजुगेट बेस होगा तो कंजुगेट बेस का क्या होगा, सर यहाँ KB होगा। ध्यान सुनिएगा, इनका K इंटू KB क्या हो जाता है, KW, या फिर इसको हम बोल दें PKA प्लस PKB की वैल्यू क्या हो जाएगी, PKW। अब सिमिलरली अगर वीक बेस है, ध्यान सुनिएगा, अगर वीक बेस है और उसका कंजुगेट एसिड है तो उस केस में इसका क्या होगा, KB, और इसका क्या होगा, K, और इन दोनों का K इंटू KB करोगे किसके बराबर हो जाएगा, KW। सिमिलर फॉर्मूला जो यहां पर करेंगे, बस याद रखना कि भैया जो एसिड होगा वही उसी का क्या लोगे, कंजुगेट बेस, और जो बेस होगा उसी का क्या लोगे, कंजुगेट एसिड। ऐसा नहीं कि इसका एसिड और उसका बेस ले लिया फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। यहां पर एक कॉमन आयन इफेक्ट होता है, कॉमन आयन इफेक्ट दोनों के लिए आता है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है, ध्यान सुनना, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है सर, ध्यान सुनना, क्या होगा सर, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट किसके साथ जोड़ दिया जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ, वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ जाए विथ कॉमन आयन, विथ अ कॉमन आयन, कोई एक आयन को कॉमन लेके अगर हम कर लें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है। कैसे सर, देखिएगा, अगर वीक एसिड है और उसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया तो यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट होगा। अल्फा डैश की वैल्यू जो होगी K/X हो जाएगा। व्हाट इज X, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ले लेंगे। सिमिलरली अगर वीक बेस है उसके साथ तुम क्या डाल दो, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, ऑब्वियस है इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल, इसका इक्विलिब्रियम पूरा का पूरा अल्फा डैश KB/X, X की वैल्यू क्या हो जाएगी, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये अपने पास कॉमन आयन हो गया। वीक एसिड वीक बेस की सारी कहानी एक साथ, वीक एसिड वीक बेस की सारी कहानी एक साथ, देख लो, वीक एसिड और वीक बेस की सारी कहानी एक साथ, वीक एसिड वीक बेस का निकाल सकते हैं सारी कहानी। अब वीक एसिड वीक बेस को जब पढ़ ही रहे हैं तो आओ, वीक एसिड में पहले उसका खुद का पीएच निकाला, उसके कंजुगेट बेस कंजुगेट एसिड का रिलेशन, फिर अगर वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दोगे तो क्या होगा सर, कॉमन आयन इफेक्ट। वीक बेस के साथ सेम नेचर है, बस एक रिवर्सिबल है एक इरिवर्सिबल है, निकाल दो। किसी ने बोला कि सर एक काम करते हैं, अब देखिएगा क्या आता है,
सर अब आता है हमारे पास बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या है सर? वो बंदा जो हमारा पीएच चेंज ना करे। पीएच चेंज मतलब पीएच रेजिस्ट करे, चेंज इन पीएच को, रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। अब चेंज इन पीएच को कैसे रेजिस्ट करता है, एक्चुअली इसका रीजन पता चल जाएगा। सर बफर जो होता है ना, पीएच का चेंज को रेजिस्ट करता है, मतलब इसका पीएच जो होगा ना इंडिपेंडेंट होगा किसके? वॉल्यूम के, कॉन्सेंट्रेशन के, इंडिपेंडेंट ऑफ सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, इंडिपेंडेंट होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। बफर सॉल्यूशन पहली बात पहचानते कैसे हैं? बफर सॉल्यूशन पहली बात पहचानते कैसे? बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल बफर, ये हम लोग अभी सॉल्ट हाइड्रोलिस में पढ़ लेंगे। सिंपल बफर ये क्या होता है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, इनके सॉल्ट को क्या बोलते हैं? सिंपल बफर। दूसरा कौन सा होता है? उसको बोलते हैं मिक्स्ड बफर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर मतलब दो लोगों को मिक्स किया जाता है। और ये दो टाइप के कौन कौन से? एक का नाम एसिडिक बफर, एक का नाम एसिडिक बफर, और एक क्या हो जाता है? बेसिक बफर। पहचानने का तरीका एक हो जाएगा बेसिक बफर। ध्यान सुनिएगा, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर पहचानते कैसे हैं? पहले पहचानना शुरू करते हैं, क्योंकि इसको पहचानना अपने आप में एक टास्क है। वीक एसिड हो और उसका क्या हो? कंजुगेट बेस हो। वीक एसिड हो या उसका कंजुगेट बेस हो, या फिर वीक एसिड हो और उसका सॉल्ट हो, किसके साथ? सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट हो, या फिर वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। बस याद रखिएगा, अगर इसके एक्स इक्विवेलेंट हैं, इसके वाई इक्विवेलेंट हैं, तो इस केस में एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई, एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई। तो पहले पहचान लीजिए कि पहचानना कैसे है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड प्लस उसका कंजुगेट बेस, वीक एसिड प्लस उसका कंजुगेट बेस। इसका जो पीएच होता है वो किसके बराबर होता है? pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, या हम बोल देते हैं कंजुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ये मिक्सचर के अंदर आप पीएच का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये पीएच की वैल्यू आ जाती है, पीएच की वैल्यू इतनी आ जाती है। फिर किसी ने बोला कि सर बेसिक बफर कैसे पहचानेंगे? तो बेसिक बफर देखिए, वीक बेस और उसका कंजुगेट एसिड। अगर मैं बोल दूं कि नहीं सर इसका काम करते हैं, वीक बेस और उसका सॉल्ट, इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर मैं बोल दूं कि वीक बेस दिया हो, इसके कितने एक्स इक्विवेलेंट दिए हों, और इसका स्ट्रॉन्ग एसिड ये कितना वाई इक्विवेलेंट दिया हो, तो वीक वाला पोर्शन ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आपका बफर बनता है। और बेसिक बफर में क्या निकल के आएगा? पीएच ना निकल के पीओएच निकल के आएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग क्या आ जाता है? सॉल्ट अपॉन कितना आ जाएगा? बेस आ जाएगा, या सॉल्ट अपॉन कंजुगेट, सॉल्ट और कंजुगेट एसिड। तो इसका पीओएच आ गया, उसका पीएच आ गया। पक्का? तो पहले तो पहचानिए, फिर उसका पीएच और पीओएच निकालिए। बफर के साथ अच्छी बात क्या होती है? बफर की कुछ ना मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। अगर मैं बात करूं तो बफर कैपेसिटी क्या होता है, ध्यान सुनना। अगर बफर कैपेसिटी की बात करूं तो बफर कैपेसिटी क्या होती है कि सर कितने नंबर ऑफ मोल्स डालने से कितना पीएच चेंज होता है, कितने नंबर ऑफ मोल्स डालने से कितना पीएच चेंज होता है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बफर कैपेसिटी बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बफर कैपेसिटी बोल देते हैं। अब बफर कैपेसिटी भैया सुनिएगा, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कोई बोलेगा, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी अगर कोई बोले, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी मतलब डेल्टा पीएच की वैल्यू, चेंज इन पीएच 0। अगर एसिडिक बफर के लिए बात करेंगे तो एसिडिक बफर के लिए सर पीएच की वैल्यू किसके बराबर? पीके के। कैसे सर? मैक्सिमम बफर कैपेसिटी मतलब ये जो चेंज होने वाला है ये पूरा टर्म 0, पीएच किसके बराबर? पीके के। और ये कब हो सकता है? जब सर हम ऐसा बोल दे कि सॉल्ट और सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए? 1 हो जाए, क्योंकि लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये कब हो सकता है? मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब आ सकती है सर? एसिडिक बफर के लिए ऐसे। और बेसिक बफर की अगर बात करें, बेसिक बफर में मैक्सिमम कैपेसिटी कब आएगी सर? बेसिक बफर में मैक्सिमम कैपेसिटी कब आएगी? जब पीओएच की वैल्यू किसके बराबर? पीकेबी के। और ये कब आएगा? जब सॉल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन, जब सॉल्ट इज इक्वल्स टू बेस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए, तो ये हम लोगों के पास बफर कैपेसिटी आ जाएगी।
तो ये देख लो बफर कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। पीएच जो होता है ना बफर का ऐसे फ्लक्चुएट करता है, ये बफर कैपेसिटी हो गई। पीएच का अपना एक रेंज होता है, कैसे? पीएच का अपना एक रेंज होता है। क्या रेंज होता है सर? एक चीज ध्यान सुनिएगा, बफर कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, एक चीज और याद रखिएगा, हाइयर द बफर कैपेसिटी, जितना ज्यादा बफर कैपेसिटी होगा मतलब वो उतना रेजिस्ट करेगा। हाइयर द बफर कैपेसिटी मोर इज द रेजिस्टेंस टू चेंज पीएच, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस दिया जाएगा टू चेंज पीएच, पीएच को चेंज करने के लिए उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। पक्का? अब बफर सॉल्यूशन हमें पता चल गया, पहचान लिया, उसका पीएच निकाल लिया, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी की बात कर ली। अब बफर रेंज देख लेते हैं, बफर रेंज देख लेते हैं। बफर रेंज मतलब एसिडिक बफर को देखोगे, एसिडिक बफर के, तो एसिडिक बफर में देखना कहां से कहां तक होता है। ये देखो, ये मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है, पीएच किसके बराबर? पीके के। यहां पर देखोगे ये मिनिमम है, इधर ही पीएच होगा देखना, और यहां पर पीएच देखोगे pKa +1। ये देख लो बफर कैपेसिटी मतलब भैया ये देखो ये मैक्सिमम है। ये कब है? जब सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए। ये कब होगा? जब log 10 हो जाए, मतलब सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो जाए सर? 10 के बराबर हो जाए। और ये कब होगा? ये होगा जब सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 1/10 हो जाए। तो बफर कैपेसिटी इसके आसपास घूमती है, मतलब बफर का रेंज इतना ही है। इधर गया तो भी बफर बर्बाद, इधर गया तो भी बफर बर्बाद। सिमिलरली चीज अगर बेसिक बफर की बात करते हैं तो बेसिक बफर का रेंज देखोगे तो बेसिक बफर का रेंज ऐसे चलेगा। पीओएच की वैल्यू पीके बी के बराबर, पीओएच पीके बी +1 और पीओएच पीके बी -1 ऐसे दिया हो। अब यहां देख लो ये कौन सा चीज है, तो यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या आएगा? सॉल्ट अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन 1/2। जो एसिडिक के लिए कर रहे वही सेम चीज बेस के लिए। जितना चीज वहां करोगे ना, अच्छी बात क्या होती है देखो, कोई बोलता है ना कि आयनिक डिफिकल्ट है, इसका मतलब उसने चैप्टर पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज आप एसिड के लिए पढ़ रहे हो वही चीज बेस के लिए वैलिड है। अगर कोई बोलता है कि आयनिक डिफिकल्ट है, उसको लाके चार्ट दिखाओ। सर जो चीज आप एसिड के लिए पढ़ते हो उसके अपोजिट बेस के लिए पढ़ लो। जो पीएच है यहाँ पीओएच है, यहाँ के है, यहाँ केबी है, यहाँ सॉल्ट है, यहाँ एसिड है, यहाँ बेस है। जो चीज आप आयनिक में पढ़ते हो एसिड के लिए सेम चीज बेस के लिए आता है। किस बात का टॉपिक भाई? किस बात का डिफिकल्ट? कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। एसिड का जहां पढ़ा बेस उसके बगल में, एसिड के बगल में बेस, एसिड के बगल में बेस चल रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट, एसिड के बगल में बेस, के के बदले के बी, के के बदले के बी चल रहा है। एसिडिक बफर, बेसिक बफर, जो आप चीज एसिडिक के लिए करोगे सेम चीज बेसिक के लिए कर दो। तो बफर सॉल्यूशन क्या है? जो अपना क्या बोलते हैं, जो अपना पीएच रेजिस्टेंस को, पीएच के चेंज को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। पीएच के चेंज को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। अब यहां पर हमारा बफर खत्म होता है। अब हम आते हैं वीक एसिड और वीक केस में। सॉल्ट्स के बारे में पहले बात करते हैं। सॉल्ट तो देखो, कोई भी दुनिया का कोई भी सॉल्ट अगर बना है ना, तो सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं, एक कैटायनिक पार्ट होता है, एक एनायनिक पार्ट होता है। अगर मैं सॉल्ट ए बी बनाता हूं, ध्यान सुनना, तो सॉल्ट के अंदर अगर मैं A- लिख रहा हूं तो ये जो पार्ट आता है ना एनायन वाला, ये कहां से आता है? एसिड्स के। B+ लिख रहा हूं तो ये कहां से आ रहा होगा? फ्रॉम बेसिस आता है। कोई भी सॉल्ट है कहां से बनता है? एसिड प्लस बेस की न्यूट्रलाइजेशन से। एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन होगा, और इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन होगा मतलब सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। तो सॉल्ट के अंदर जो निगेटिव पार्ट है वो कहां से आता है? एसिड के पास। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता हो NaCl को देख लो, Na+ है, Na+, और ये क्या हो गया? Cl-। Cl- कहां से आया होगा? HCl से। और Na+ कहां से आया होगा? NaOH से। देख लो, निकाल दोगे। तो कोई भी सॉल्ट है उसके अंदर एसिडिक पार्ट, बेसिक पार्ट। याद रखिए, अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब जो सॉल्ट का पार्ट पानी के साथ इंटरेक्ट करे, मतलब इंटरेक्शन करे, मतलब जो पानी के साथ इक्विलिब्रियम में जाए। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ध्यान सुनना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? ये क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ वीकर पार्ट। क्यों? क्योंकि सर स्ट्रॉन्ग पार्ट को पानी से कोई मतलब नहीं। वीकर पार्ट ऑफ सॉल्ट विथ वाटर
इसको क्या बोल देते हैं, पानी के साथ अगर सॉल्ट का वाटर, सॉल्ट के साथ पानी का जो रिएक्शन है, पानी का जो रिएक्शन है किसके साथ, वीकर पार्ट ऑफ द सॉल्ट हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में किसका हाइड्रोलिसिस होता है, ये देख लो, वीकर पार्ट का। सर यहां पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे ना, जैसे केबी एसिड के लिए, बेस के लिए लिखते थे, यहां पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वर्ड यूज होगी, यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना हो के क्या बोला जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सिमिलर है, बस वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, केमिकल में केसी केपी के का ही था, यहां पर क्या हो गया, के हो गया एसिड के लिए, केबी हो गया बेस के लिए, के एच किसके लिए हो गया, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के लिए। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ये कुछ बेसिक टर्म्स यूज होंगे, के एच होगा, एच होगा। अब देखो वीकर पार्ट हाइड्रोलिसिस में जाता है तो सॉल्ट जो होते हैं, सॉल्ट जो होंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। इसका जो कटायन एनायन कुछ भी देखो, इसमें से कोई भी पोर्शन वीक नहीं है, इसका कोई भी पोर्शन वीक नहीं है, नो वीकर पार्ट, मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं, नो वीकर पार्ट, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं, इसके केस में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, इसके केस में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, इसके केस में पीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 7, किसके कारण, पानी के कारण। भैया वीक एसिड, कोई वीकर पोर्शन है ही नहीं, कोई वीकर पोर्शन है ही नहीं, तो किस बात का हाइड्रोलिसिस भाई साहब। अगर मैं बोल दूं कि भाई मेरे पास कोई वीकर पोर्शन आ ही नहीं रहा, तो इस केस में कोई लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होगा, लिटमस पेपर में ना कोई चेंज होना है। लेकिन अगर मैं बोल दूं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तुम खुद से सोचो कौन सा पार्ट वीक होगा। सर एसिडिक पार्ट वीक है, एसिडिक पार्ट वीक है, एसिडिक पार्ट वीक है, मतलब क्या बोल देंगे, एनाइनिक पार्ट वीकर होगा, एनाइनिक पार्ट वीकर होगा, मतलब यहां पर कौन हाइड्रोलिसिस दिखाएगा, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगी, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगी। अगर हम सॉल्ट को ए बी ले लें जो हमने थोड़ी देर पहले लिया था, तो यहां पर क्या होगा, ए माइनस होगा, वो H2O के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, HA प्लस OH माइनस। सर यहां पर बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो सर यहां का पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, इसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। सिमिलरली अगर मैं सॉल्ट ऑफ क्या ले लूं, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट ले लूं, अगर मैं इसका सॉल्ट लेता हूं, तो इस केस में बताओ कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस जाएगा, वीकर पार्ट कौन सा है, वीकर पार्ट कौन सा है, कटाइनिक पार्ट क्या है, वीकर है, कटाइनिक पार्ट क्या है, वीकर है, कटाइनिक पार्ट क्या है, वीकर है, तो यहां पर कौन सी हाइड्रोलिसिस होगी, कटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगी। यहां पर स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन है, सर यहां पर स्ट्रॉन्ग पार्ट एसिड है, तो इसका पीएच लेस देन 7। यहां पर देखोगे कटाइनिक पार्ट मतलब बी प्लस और वाटर के साथ रिएक्ट होगा, क्या बन जाएगा, BOH प्लस H प्लस बनेगा, क्या ये H प्लस बनेगा, क्या सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। अगर मैं बात करूं इसके केस में, तो यहां पर अगर मैं ले लेता हूं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, सर दोनों ही वीक हैं, तो खुद से गेस करो यहां पर क्या होगा। सर दोनों के दोनों पोर्शन, कैटायन और एनायन दोनों पार्ट क्या होंगे, कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट दोनों पार्ट क्या है, यहां पर वीक है, क्योंकि एसिड बेस दोनों ही वीक है, इसीलिए देखना ये दोनों ही वीक हैं। तो सर इस केस में हम क्या बोलेंगे, कैटायन भी हाइड्रोलिसिस करता है, कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों ही होती है, कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। इसका पीएच जो होता है नियरली 7 के बराबर हो जाता है, इसका पीएच नियरली 7 के बराबर हो जाता है। इसका रिएक्शन देखोगे तो ऐसा होगा, दोनों ही लोग रिएक्ट करेंगे, सर ये क्या बना देंगे, HA प्लस BOH ऐसे बन जाएगा, HA प्लस BOH ऐसे बन जाएगा। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ऐसे देख लो, अब ये हो जाएगा। चलो अब एक काम करते हैं, इनके फॉर्मूलाज देखते हैं, और इनके फॉर्मूलाज को सब लोग साथ साथ में ट्राई करना। मैं दो लोगों का फिर से देखो, इसका हाइड्रोलिसिस होना नहीं है तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इन तीनों का फॉर्मूला है, एक चार्ट बनाएंगे अपना काम बन जाएगा, एक चार्ट बनाएंगे अपना काम बन जाएगा। तो मैं आपके लिए एक चार्ट बनाता हूं, देखिएगा ध्यान से क्या होने वाला है। अगर मैं ऐसा बोल दूं, ये देख लो बेटा, बस इसीलिए बोला आयनिक क्लियर में कुछ नहीं, 2 से 3 चार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, 2 से 3 चार्ट में पूरा का चैप्टर खत्म। कैसे, ये देखो, ये कौन सा सॉल्ट ले रहा हूं, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूं। मुझे पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, वीकर पार्ट कौन है, एनायन, तो यहां पर हाइड्रोलिसिस किसका होगा, एनायन का। सर एनायन का जस्ट अभी बताया, HA प्लस OH माइनस,
सर देखिएगा C00, क्या एनायनिक डिग्री ऑफ डिहाइड्रोलिसिस CH ले लो, देखना जैसे अल्फा था वैसे ही CH लेना है। सर यहां पर KH की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, CH स्क्वायर 1 माइनस H हो जाएगा। और अगर H की वैल्यू, अस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगा दो, H की वैल्यू 0.05 से कम है तो 1 माइनस H को क्या ले लेंगे हम लोग 1। KH की वैल्यू कितनी आ जाएगी CH स्क्वायर, KH की वैल्यू कितनी आ जाएगी CH स्क्वायर। एक्चुअली यहां पर एक चीज और, अगर आप देखेंगे तो जो पोर्शन वीक होता है KH की वैल्यू निकालनी है तो आप किसके बराबर पुट कर देते हैं सर, जो पोर्शन वीक होता है उससे उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KW से डिवाइड कर दो। वीक एसिड है तो KW से डिवाइड कर दिया K से। KH की वैल्यू ये आ जाएगी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या आ जाएगा KH बाई C आ जाएगा, या फिर अगर हम लिखना चाहें तो KW बाई K इंटू C आ जाएगा। OH माइनस की वैल्यू कितनी होगी, OH माइनस की वैल्यू निकालने जाएंगे, OH माइनस की वैल्यू तो वो किसके बराबर है CH के, या फिर अंडर रूट KH इंटू C, या फिर देखेंगे सारे फॉर्मूले आपके सामने होंगे। डिराइव करना चाहते लिख लिख के डिराइव कर लीजिए। यहां पर POH निकालने जाते हैं 7 माइनस 1/2, 7 माइनस 1/2, ये pKa प्लस log C आ जाता है। और अगर pH निकालने जाएंगे तो 14 माइनस दिस, तो pH 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C आ जाएगा। देख लो हमारा pH का फॉर्मूला आ गया, सब कुछ ही निकल गया। देख लो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में देखोगे तो 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C आ गया। बाकी आप एक एक चीज निकाल सकते हो। कोई बोले कि सर ये निकाल दिया तो दूसरा कैसे निकलेगा, ये देखो इसके जस्ट अपोजिट चल रहा हूं, सॉल्ट ऑफ, अगर वीक बेस हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो यहां पर किसका हाइड्रोलिसिस होगा सर, यहां पर किसका हाइड्रोलिसिस होगा, कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। देख लो सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे सामने। सर यहां पर B प्लस, ये देखना B प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा BOH, और H प्लस बनाएगा, ये C00 C माइनस CH, ये कितना हो गया CH, ये CH। KH की वैल्यू क्या लिखोगे CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, या फिर सर जो पोर्शन वीक है उससे डिवाइड कर दो। KH की वैल्यू क्या आ जाएगी ये, अगर मैं बोल दूं कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% है या 0.05 है, अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% है या 0.05 है तो उस केस में 1 माइनस H को 1 ले लेंगे। KH की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी CH स्क्वायर के, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट KH बाई C, या फिर हम बोल सकते हैं KW बाई KB इंटू C। और अगर H प्लस की वैल्यू निकालने जाओगे तो यहां CH या फिर अंडर रूट, देखो जैसा वहां फॉर्मूला है एग्जैक्ट अपोजिट चल रहा है। यहां पर वीकर पोर्शन कौन है सर, यहां पर वीकर पोर्शन कौन है, यहां पर वीकर पोर्शन बेस है इसीलिए KB आया। यहां वीकर पोर्शन एसिड है इसीलिए क्या आ रहा है, यहां पर एसिड आ रहा है। सर यहां पर pH डायरेक्ट निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि सर यहां पर pH जो होगा 7 माइनस 1/2 pKb प्लस log C आ जाएगा। यहां pH डायरेक्ट निकल सकता है, आपके सामने फॉर्मूलाज है, ये देख लो। KH की वैल्यू किसके बराबर, अब यहां पर देखो कर बोले कोई सर ये भी तो करना है, वीक एसिड प्लस वीक बेस का भी तो सॉल्ट ले लो। सर ले लेते हैं। यहां पर क्या ट्विस्ट है, यहां दोनों ही हाइड्रोलिसिस में जाएंगे, दोनों ही हाइड्रोलिसिस में जाएंगे, मतलब A माइनस B प्लस, सर ये दोनों ही हाइड्रोलिसिस में जाएंगे। यहां पर बड़ा यूनिक सा आएगा HA प्लस BOH आ जाएगा। सर ये C00 C माइनस CH, C माइनस CH, CH और CH। यहां KH की वैल्यू निकालोगे बड़ा अच्छा आएगा, H स्क्वायर 1 माइनस H का होल स्क्वायर। और यहां पर दोनों पोर्शन वीक हैं तो KW को किससे डिवाइड करना है, K इंटू KB से डिवाइड करना है, K इंटू KB से डिवाइड करना है। दोनों पोर्शन ही वीक है। यहां एसिड था तो एसिड से डिवाइड किया वीक, यहां बेस वीक था तो बेस से डिवाइड किया, दोनों ही डिवाइड करना है। अगर मैं बोल दूं कि सर अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% और 0.05, देन हमें भी पता है 1 माइनस H को कितना ले लिया 1। सर KH की वैल्यू कितनी आ जाएगी H स्क्वायर। H की वैल्यू देखो यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। दैट्स वाई ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, बफर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनको कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। देखो KH के बराबर, या फिर हम बोल सकते हैं KW बाई K इंटू KB हो जाएगा। यहां पर अगर आप H प्लस निकालने जाएंगे तो H प्लस निकालेंगे तो ये आ जाता है KW इंटू K अपॉन KB। और यहां से अगर आप pH निकालने जाएंगे तो pH इज नथिंग 7 माइनस
1/2 7 + 1/2 pKa माइनस pKb। इसमें ना कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं, बाकी सारे फॉर्मूलाज को देखो, इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन, उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन, इसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, इसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, इसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। हो जाएगा सर, श्योर हो? तो ये हमारा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सारे के सारे सॉल्ट एक साथ। सर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट के साथ हमें हाइड्रोलिसिस कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए हमने किया नहीं। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया। अब बेटा लास्ट पोर्शन देखो, पहले हमने पीएच का एसिड बेस की थ्योरी करी, फिर पीएच करा, पीएच के बाद वीक एसिड वीक बेस के अंदर सारी वेराइटीज कर लिए, मतलब उनका अकेला भी निकाल दिया, उनके कॉमन आयन इफेक्ट निकाल दिए। हमने उसके साथ क्या निकाल दिया, हमने उसके साथ क्या निकाला, हमने निकाल दिया सर उसके बफर का सॉल्यूशन, फिर हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी कर दी। अब आते हैं कि भैया एक नया कॉन्सेप्ट क्या है कि सर अगर, ध्यान सुनना, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है सर, ध्यान सुनना, इसको हम लोग KSP से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, किसके लिए डिफाइंड होता है, ये उन सॉल्ट्स के लिए डिफाइंड होता है। सर ये किसके लिए डिफाइंड होता है, फॉर स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब जो बहुत कम होते हैं, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, जिनकी सॉल्युबिलिटी, सर सॉल्युबिलिटी इनकी कितनी होगी, अगर 1 लीटर में देखें तो लेस देन 10 की पावर -2 मोल्स पर लीटर, या फिर कैपिटल M, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब वीक सॉल्ट है, धीरे धीरे डिसॉल्व करेंगे। अब जब धीरे धीरे डिसॉल्व करते हैं ना, वीक सॉल्ट जब धीरे धीरे डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को देखो कैसे हम लोग चेक करते हैं, किस तरह से चेक करते हैं, देखना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। कोई भी सॉल्ट है ना तो चुपचाप इसको ऐसे तोड़ दो, ध्यान से देखना। सर ये सॉलिड है, ये एक्वस एक्वस, तो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने जाओगे, इसी को KSP बोल देते हैं। क्या होगा सर, A+ की कॉन्सेंट्रेशन, B- की कॉन्सेंट्रेशन, सर इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S, KSP क्या हो गया, S²। जब भी हम S लेंगे, ध्यान सुनिएगा, सॉल्युबिलिटी जब भी लेंगे ऑलवेज इन मोल्स पर लीटर, याद रखना न्यूमेरिकल करते टाइम ये मोल्स पर लीटर लेना, ग्राम में मत पुट कर देना, ग्राम में पुट किया सब गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी सॉल्ट है, अगर ऐसा सॉल्ट दिया है AX/BY, तो आप कुछ नहीं X A + Y तोड़ के लिखना शुरू कर दीजिए, Y B - X, इसकी सॉल्युबिलिटी XS, इसकी सॉल्युबिलिटी YS। KSP अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना। जो एटम जिसको तोड़ना है उसके नीचे देखो X है तो इसकी सॉल्युबिलिटी XS पावर X, इसके नीचे Y है तो YS पावर Y हो गया। KSP ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। KSP क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऑब्वियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐसे हम लोग रिलेट करते हैं कि भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे चेंज करेगा, बाकी लोगों से इसको कोई मतलब नहीं होता। सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। अगर मैं KSP की बात करूं तो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। ये कब डिफाइंड है, ध्यान सुनिएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ये डिफाइंड है, डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम, ओनली एट इक्विलिब्रियम। सिर्फ और सिर्फ कब डिफाइंड है, जब इक्विलिब्रियम आएगा तभी। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होगी, वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज करेगा, नहीं डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सर ये किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो, प्रेशर चेंज करो, वॉल्यूम चेंज करो, इन सब से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब KSP की बात करते हैं, KSP लिखना है, KSP में यहाँ न्यूमेरिकल के नाम पे या तो सॉल्युबिलिटी दिया होगा KSP निकालो, KSP दिया होगा सॉल्युबिलिटी निकाल दो, इसी टाइप के दो ही न्यूमेरिकल आते हैं। या फिर सर यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट क्या है सर, एक्सप्रेशन सेम होगा। आप अगर क्लास को आपने रिवाइज किया हो तो आपको पता हो सर, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में QC और KC होते हैं, वैसे ही यहां पर आयनिक प्रोडक्ट और KSP होते हैं। ये क्या है सर, सेम एक्सप्रेशन होता है, सेम एक्सप्रेशन एज KC, सेम एक्सप्रेशन एज KSP, एक्सप्रेशन सेम है, लेकिन ये कभी भी डिफाइंड है, डिफाइंड एट एनी मोमेंट ऑफ रिएक्शन। किसी मोमेंट पे डिफाइंड है, किसी मोमेंट ऑफ रिएक्शन पे ये डिफाइंड है, डिफाइंड एट एनी मोमेंट ऑफ रिएक्शन। किसी मोमेंट पे ये डिफाइंड होता है, किसी मोमेंट पे ये डिफाइंड होगा। सर इसके केस में अगर बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्या होगी सर, चेंज होती रहती है, वैल्यू चेंजेस ड्यूरिंग द सॉल्युबिलिटी, ड्यूरिंग रिएक्शन बोल देता हूं, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी जो वैल्यू है डिपेंड
डिपेंड्स ऑन, किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो सर टेम्परेचर पे तो करेगा ही करेगा, बट ऑल्सो प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम, इन सब पे भी डिपेंड करेगा। तो ये इन सब पे भी डिपेंड करेगा। तो आयनिक प्रोडक्ट हो गया, केएसपी हो गया, इन दोनों को ध्यान से देख लो। ये दोनों के दोनों जैसे आपने वहां पढ़ा था ना, वैसे ही यहां पर एक लॉजिक आता है। अब यहां पर आप देखोगे ये अपना इक्विलिब्रियम पर, ये क्या है, किसी भी टाइम पे डिफाइन हो जाएगा। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपसे कोई बोल दे तो याद रखिएगा, आयनिक प्रोडक्ट लेस देन अगर केएसपी है तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है सर, आपका सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है मतलब अभी आपके जो आयंस हैं, अभी जो आपके आयंस है यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं आया है। यहां पर कौन एग्जिस्ट करेगा, जैसे ही सॉल्ट डालोगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। मतलब यहां पर देखोगे इस कंडीशन में तो ओनली आयनाइज्ड पार्ट is present, ठीक है, इन सॉल्यूशन। आयनाइज्ड पार्ट प्रेजेंट होगा, आयनाइज्ड पार्ट मतलब आयंस होंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। देखना आप, अगर आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू केएसपी हो जाए मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आना। अगर आप इक्विलिब्रियम में हैं तो आप जितना डिसॉल्व होंगे उतना ही आप क्या होंगे सर, अगर आपका कोई सॉल्ट इक्विलिब्रियम में आ गया इसका मतलब क्या हो गया कि सर जितना आप आगे जाएंगे उतना ही आप पीछे जाएंगे। तो यहां हम बोल सकते हैं ना कि आयनाइज्ड एंड नॉन आयनाइज्ड पार्ट, आयनाइज्ड एंड नॉन आयनाइज्ड पार्ट, आयनाइज्ड और नॉन आयनाइज्ड पार्ट ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। दोनों ही प्रेजेंट होंगे, इस केस में दोनों ही प्रेजेंट होंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। और अगर मैं बोलूं कि आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी हो गया, आयंस ज्यादा हो गए, तो इस केस में भैया क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा। प्रेसिपिटेट ऑफ सॉल्ट विल ऑकर, प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा, सॉल्ट का प्रेसिपिटेट बनेगा, आयंस ज्यादा हो जाएंगे, आयंस ज्यादा हो जाएंगे, सॉरी मतलब सॉल्ट का प्रेसिपिटेट बनना चालू हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन का अगर न्यूमेरिकल दिया जाता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए प्रेसिपिटेशन का इक्वल पे ही आप सॉल्व कर देते हो, आपको अलग से ग्रेटर करने की जरूरत नहीं, इक्वल पे ही आप लेके सॉल्व करते हो। न्यूमेरिकल्स के लिए आप याद रखना हमेशा आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी को बराबर कर देना, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो ये आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी के बीच का रिलेशन है, आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी के बीच का रिलेशन होता है। अब यहां पर भी कॉमन आयन इफेक्ट हो सकता है। तुम खुद सोचो, अगर कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है और कोई वीक सॉल्ट है, दोनों आ गए तो क्या होगा। तो अब इसमें सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास कॉमन आयन इफेक्ट आता है मतलब अगर कोई वीक सॉल्ट है, वीक सॉल्ट के साथ, ध्यान सुनिएगा, वीक सॉल्ट के साथ अगर कोई स्ट्रॉन्ग पोर्शन आ जाए, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट आ जाए, हैविंग कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब अब कॉमन आयन लग गया, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान सुनना अपने पास, उस केस में क्या होगा। तो सर इस केस में अगर वीक सॉल्ट कॉमन सॉल्ट इसके साथ आ जाए तो यहां पर अगेन सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ, ध्यान सुनना, सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक salt decreases, solubility of weak salt decreases। और जो कॉमन आयन होगा, मान लो मैं एक ऐसे ले लेता हूं कि सर HB है, ये अपना इरिवर्सिबल रिएक्शन करेगा H+ और B-। सर इसकी कॉन्सेंट्रेशन X है तो ये X हो गया, X हो गया, क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन यहीं पर एक सॉल्ट है AB जो धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, तो A+ B-। अब यहां पर देखोगे टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, सर पहले से ही ये क्या है, X। सॉल्युबिलिटी अगर S है तो ये S' ले लेता हूं, S' + X होगा। आप क्या करना एग्जाम हॉल में, बस इसको क्या कर देना, X ले लेना। क्यों, क्योंकि सर इसकी वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू दिस वन। अब अगर मैं इसका KSP लिख दूं, KSP ऑफ AB लिखने जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा सर, A+ का कॉन्सेंट्रेशन, B- का कॉन्सेंट्रेशन, A+ का कॉन्सेंट्रेशन तो S' लिखूंगा, लेकिन X यहां से सर S' की वैल्यू क्या आ जाएगी, KSP/X आ जाएगा। सर देख लो यही हो गया क्या। अब ये चीजें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में भी आप निकाल सकते हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में भी निकाल सकते हो। एक लास्ट चीज फिर हमारा आज खत्म हो जाएगा टॉपिक, दैट इज नोन एज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। दो सॉल्ट, ध्यान सुनना, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ये कब होता है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कब होता है, जब दो वीक इलेक्ट्रिक सॉल्ट, दोनों के दोनों वीक सॉल्ट, ध्यान सुना, एक ही कंटेनर में हो रहे हैं और कोई कॉमन आयन लग जाए, मतलब A+ B-। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, S1 और S1, सर अब यहीं पर एक AC सॉल्ट आ गया, दोनों एक ही साथ एक ही कंटेनर में हो रहे हो, तो ऑब्वियस है ना, कॉमन आयन इसका H2 और इसका H2। तुम एक बात बताओ,
अगर मैं KSP निकालने जाऊंगा, दोनों एक ही कंटेनर में हैं, तो यहां पर S1 और S2 लिखूंगा, यहां पर S1 लिखूंगा। सर इसके KSP को लिखूंगा KSP ऑफ AB, दैट इज व्हाट सर S1 प्लस S2 इंटू S1, और इसके KSP को क्या लिखूंगा, AC लिख दूंगा, दैट इज S1 प्लस S2 इंटू क्या लिख दूंगा, S2। अब इन दोनों का रेशियो लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर इन दोनों का रेशियो लोगे KSP ऑफ AB। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, इस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में ये कॉन्सेप्ट लग जाता है, ये कॉन्सेप्ट लग जाता है। अगर कोई बोल दे, ध्यान सुनना, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सर KSP ऑफ AB एंड AC, KSP ऑफ AB इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन KSP ऑफ AC, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो उस केस में हम लोग क्या बोल देते हैं कि S1 इज ग्रेटर देन S2। S1 प्लस S2 को आप न्यूमेरिकली किसके बराबर ले लोगे, S1 के बराबर। तो इससे भी जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर एक वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए तो फिर इस केस में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। बाकी देखो एक छोटी चीज और रहती है, दैट इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में बात करोगे ना तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दे आर बफर सॉल्यूशंस होते हैं। हमारी लाइफ में, हमारे सिलेबस में दो इंडिकेटर्स पता होना चाहिए, एक होता है फिनोफ्थलीन, एक होता है फिनोफ्थलीन, और एक होता है मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन यूज होता है और मिथाइल ऑरेंज यूज होता है। कोई भी इंडिकेटर है, अगर मैं नॉर्मल इंडिकेटर लेता हूं तो आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है। इसके केस में अगर कोई इसका पीएच निकालने की कोशिश करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पीके इंडिकेटर प्लस लॉग, जैसे आपने ये किया इंडिकेटर माइनस अपॉन एच इंडिकेटर, ऐसे लिख दिया जाएगा पक्का। तो इंडिकेटर भी क्या है, बफर सॉल्यूशन है। बस देख लो फिनोफ्थलीन कहां यूज होता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस हो। मिथाइल ऑरेंज कब यूज होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो। अब इसको इंडिकेटर्स को सारे के सारे बफर सॉल्यूशन, इनका क्या होता है, इधर का कलर अलग होता है, इधर का कलर अगर 1 है तो इधर कलर क्या होगा, कलर इंडिकेटर, ये कलर 2 हो जाएगा। तो आप इससे ना इसको क्या करते हो, सेपरेट आउट करते हो। तो इंडिकेटर्स हो गए सारे के सारे आयनिक इक्विलिब्रियम में बेटा। अब आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हमने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ रिवाइज कर लिया है। आई होप सो आपका जितना टाइम मैंने लिया है उन सब में अब आप जितने भी PYQs हैं उन सबको जाके करिए, NCERT के क्वेश्चंस करिए। बार बार बोल रहा हूं NCERT, आपको NCERT एग्जाम्पलर्स भी अगर आप करना चाहते हैं प्लीज कर जाइए, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी कर जाइए, PYQs कर जाइए। क्वेश्चंस एक बात जान जाओ, जितना भी ये सब कुछ एग्जाम हॉल में कोई भी नोट्स नहीं जाने वाला। एग्जाम हॉल में सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ी हुई जो ये यादें हैं, दूसरा आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस से की हुई गलतियां होंगी या उससे कुछ नई चीज सीखी होगी वही जाने वाला है। तो एग्जाम हॉल में जाने वाले कॉन्सेप्ट को पकड़िए, एग्जाम हॉल में जाने वाले कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज कीजिए, और वो तभी होगा जब आप बार बार माइंड मैप रिवाइज करें। बार बार आप क्या करने वाले हैं, बार बार आप क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसको रिवाइज करते रहिए। ओके, तो अब अपनी तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, PW की तरफ से, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम आपका पूरा रिवाइज हो चुका है। कोशिश करिए इस माइंड मैप को बार बार सेव करें, और जितना हो सकता है टिल योर एग्जाम, टिल योर सिलेक्शन, इनको बार बार देखते रहे। ओके, तो चलिए आप सबसे मिलते हैं 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।